Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 14th October 2022 and today's important nursing MCQs are: first question, what are the signs of shock? इन चारों ऑप्शंस में से कौन से साइन एंड सिम्टम्स यदि किसी पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये क्लाइंट अब शॉक में जा रहा है या इसे शॉक हो चुका है। ऑप्शन ए कहता है स्वेटिंग एंड फॉरगेटफुलनेस, जब उसे बहुत ज्यादा पसीना निकले और उसकी याददाश्त कुछ कम रहने लगे। ऑप्शन बी कहता है कोल्ड क्लैमी स्किन, अनकॉन्शियसनेस एंड रैपिड पल्स रेट, स्किन टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो, पेशेंट अनकॉन्शियस हो और हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा तेज हो। ऑप्शन सी रैपिड पल्स रेट एंड अनकॉन्शियसनेस, पल्स रेट तेज हो और पेशेंट बेहोश हो। ऑप्शन डी लेथार्जी एंड स्लो पल्स रेट, पेशेंट कुछ सुस्त नजर आए और उसकी पल्स रेट काफी कम हो। इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग शॉक का इंपॉर्टेंट साइन माना जाता है? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अगर किसी क्लाइंट की पल्स रेट स्लो है तो वहां पर शॉक नहीं हो सकता। सो ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। शॉक की कंडीशन में कभी भी एक्सेसिव स्वेटिंग नहीं देखने को मिलती। सो ये ऑप्शन भी आपका गलत रहेगा। अब बात करते हैं रैपिड पल्स रेट, जो कि दोनों ही ऑप्शन में मौजूद है। इसका मतलब है ये तो सही ऑप्शन है। इसके अलावा दूसरी चीज है अनकॉन्शियसनेस, ये भी दोनों ऑप्शंस में मौजूद है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है। अब आपको इस चीज पर डिसाइड करना है कि क्लाइंट की स्किन यदि कोल्ड क्लैमी है, ठंडी और नम है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या उसे शॉक होगा या नहीं होगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए शॉक के बारे में जान लेते हैं। जब हमारे शरीर में ब्लड या फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाए तो ये कंडीशन शॉक कहलाती है। मान लीजिए किसी क्लाइंट का एक्सीडेंट हुआ और उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो उसकी बॉडी में ब्लड की मात्रा कम है तो वो शॉक में जा सकता है। इसके अलावा एक्सेसिव डायरिया वॉमिटिंग के बाद बॉडी में लिक्विड की कमी हो जाती है, फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो भी पर्सन शॉक में जा सकता है। तो बॉडी में अगर फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल से कम होगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को ब्लड और फ्लूइड के द्वारा ही शरीर के सभी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। और अब फ्लूइड ही कम है तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन शरीर के टिश्यूज सेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो सेल्स डेड होने लगेंगी, उनमें डैमेज होने लगेगा और यही कंडीशन शॉक कहलाती है। जब हमारी बॉडी में फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में होता है तो सर्कुलेशन अच्छा होता है और शरीर के सभी भागों में सर्कुलेशन अच्छा होने के कारण बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल बना रहता है। लेकिन जैसे ही फ्लूइड की मात्रा कम होगी तो बॉडी में कुछ एरियाज तक फ्लूइड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, तो वहां का टेम्परेचर जिन एरियाज में फ्लूइड पहुंच रहा है वहां की तुलना में ठंडा होगा, नम होगा। तो इस बिहाफ पे हमारा जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी। अगर किसी क्लाइंट के अंदर फ्लूइड की कमी है तो उसके बॉडी ऑर्गन्स तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, जिनके कारण वो डैमेज होने लगेंगे और यही कंडीशन शॉक कहलाती है। शॉक के बारे में तीन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स: शॉक होने पर पर्सन की बॉडी स्किन का टेम्परेचर नॉर्मल से कम होगा और पर्याप्त मात्रा में सभी सेल्स तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण
क्लाइंट कुछ बेहोश होने लगेगा, अनकॉन्शियस होने लगेगा। तीसरी चीज, जब हमारे शरीर में फ्लूइड की कमी होती है तो हमारा हार्ट ये कोशिश करता है कि वो तेजी से पंपिंग करे, तेज से धड़कना शुरू करे, ताकि फ्लूइड को सारी बॉडी में आवश्यकता अनुसार पंप करता रहे, और इसी वजह से रैपिड पल्स आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर हार्ट फ्लूइड की मात्रा मेंटेन करने की कोशिश करता है, इसलिए वो अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस बढ़ा देता है और पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है। सो ये था शॉक के बारे में। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। मेनली 5 टाइप के शॉक्स ही पाए जाते हैं। मेनली 5 टाइप ऑफ शॉक आर इम्पॉर्टेंट। 5 तरह के इम्पॉर्टेंट शॉक्स होते हैं। सबसे पहले होता है कार्डियोजेनिक, नोट कर लीजिएगा, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक जो है हार्ट प्रॉब्लम के कारण होता है। इट इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन हार्ट। हार्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम के कारण कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप होता है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक, हाइपोवॉलेमिक शॉक का कारण होता है डिक्रीज ब्लड और फ्लूइड वॉल्यूम। अगर किसी क्लाइंट की बॉडी में ब्लड या फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाए तो जो शॉक डेवलप होगा उसे हम हाइपोवॉलेमिक शॉक के नाम से जानते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप का शॉक आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है। एलर्जिक रिएक्शन, मान लीजिए किसी क्लाइंट को आपने पेनिसिलिन ड्रग लगा दी बिना चेक किए और उसमें अचानक इस ड्रग का रिएक्शन हो गया, तो ये कंडीशन एनाफाइलैक्टिक शॉक कहलाएगा। अगर एनाफाइलैक्टिक शॉक को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो इससे पर्सन की कुछ ही मिनटों में डेथ तक हो सकती है। एनाफाइलैक्टिक शॉक की यदि आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो याद रखिएगा एड्रेनलिन। Adrenaline is a drug of choice in the treatment of anaphylactic shock। फिर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर के शॉक की, जिसे आप सेप्टिक शॉक के नाम से जानते हैं। सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक जो है ड्यू टू इन्फेक्शन, हमारे शरीर में या फिर हमारे ब्लड के अंदर सेप्टिसीमिया हो जाए, ब्लड इन्फेक्शन हो जाए, तो ये कंडीशन सेप्टिक शॉक कॉज कर सकती है। और फाइनली आता है न्यूरोजेनिक शॉक। लास्ट है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक जो है बेसिकली नर्वस सिस्टम में डैमेज के कारण होता है। डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में डैमेज के कारण न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। 5 तरह के शॉक हैं, कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉलेमिक, एनाफाइलैक्टिक, सेप्टिक, न्यूरोजेनिक। कार्डियोजेनिक हार्ट प्रॉब्लम के कारण, हाइपोवॉलेमिक ब्लड या फ्लूइड की कमी के कारण, एनाफाइलैक्टिक एलर्जिक रिएक्शन के कारण, ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनलिन, सेप्टिक शॉक ड्यू टू ब्लड इंफेक्शन सेप्टिसीमिया, और न्यूरोजेनिक शॉक होता है डैमेज टू नर्वस सिस्टम के कारण। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Next question is Braxton Hicks contractions are। Braxton Hicks contractions क्या होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में यूट्रस के अंदर होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ये। ऑप्शन बी, द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट अकर आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चे के डिलीवर होने के बाद यूट्रस में होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये। या फिर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट में होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव।
The right answer is option A, uterine contractions in pregnancy. प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस ब्रैक्स हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहलाते हैं। आइए इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लिखिएगा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन को आप प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन या फॉल्स लेबर पेन के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन। और फॉल्स लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन के बारे में तो आप जानते ही हैं। जब किसी वुमेन को लेबर से पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्शंस के कारण पेन हो जो कि इरेगुलर हो, ज्यादा सीवियर नहीं हो और समय के साथ इंक्रीज ना हो रहा हो, तो ये फॉल्स लेबर पेन कहलाता है। और इसी का एग्जाम्पल है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रू लेबर पेन लेबर प्रोसेस की शुरुआत को बताता है। ये बहुत ही रेगुलर प्रोसेस है, समय के साथ इसमें पेन बढ़ता ही जाता है और इसके होने पर सर्वाइकल डायलिटेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट जैसी फाइंडिंग देखने को मिलती है। तो नोट करिएगा, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन या फॉल्स लेबर पेन के नाम से जाने जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट अपीयर्स 6 to 8 weeks of gestation. It appears 6 to 8 weeks of gestation, but women cannot feel it. प्रेगनेंसी के दौरान 6 से 8 सप्ताह पर ये कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन इतने हल्के होते हैं कि वुमेन को ये महसूस ही नहीं होते। ये वुमेन को कब महसूस होते हैं ये भी नोट करिएगा। वुमेन रिकॉग्नाइज इट इन थर्ड ट्राइमेस्टर, यूजुअली कहें तो 16 वीक्स। आफ्टर 16 वीक्स, 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने के बाद वुमेन को ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन फील होने लगते हैं। और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो इसकी जो ऑनसेट होती है वो इतनी हल्की होती है कि ये लेबर कंडक्ट नहीं करवा सकते और इसीलिए इसे हम फॉल्स लेबर पेन के नाम से भी जानते हैं। ब्रैक्सटन कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर, लेस इंटेंस, लेस इंटेंस यानी कम तेज होते हैं, कम पावरफुल होते हैं, इनफ्रीक्वेंट होते हैं, देन ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन लिख लीजिए या ब्रैकेट में पेन कर सकते हैं। तो यहां से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन या फॉल्स लेबर पेन कहलाते हैं। ये 6 से 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर अपीयर हो जाते हैं, लेकिन ये इतने हल्के होते हैं कि वुमेन को ये फील ही नहीं होते। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन वुमेन को थर्ड ट्राइमेस्टर में
यानी कि लगभग 16 सप्ताह के बाद फील होने लगते हैं और धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी पहले के मुकाबले कुछ बढ़ती है और लेस इनफ्रीक्वेंट होते हैं, इरेगुलर होते हैं ये, और इसके द्वारा लेबर को कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। यहाँ पर इस चीज को गौर कीजिएगा, मैंने 16 वीक्स लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद ये धीरे धीरे इंटेंस होने लगते हैं, तो वुमेन को जनरली ये फील होते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर का एग्जैक्ट मतलब आप देखेंगे तो वो 26 सप्ताह की प्रेगनेंसी, सॉरी 28 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद का समय होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में तो डेफिनेटली वुमेन इसे फील कर पाती है, लेकिन 16 सप्ताह के बाद भी थोड़ा थोड़ा वुमेन को ये फील होने लगता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is caring for a newborn with a myelomeningocele. What should immediate nursing care for this infant include? किसी न्यूबॉर्न बेबी में माइलोमेनिंगोसील कंडीशन है। इस बच्चे की केयर के दौरान नीचे बताए चारों ऑप्शंस में से कौन सा इंटरवेंशन यूज करना सही रहेगा, ये आपको बताना है। माइलोमेनिंगोसील, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि माइलोमेनिंगोसील आखिर है क्या। माइलोमेनिंगोसील, यहां पर अगर आप इस वर्ड के टुकड़े करेंगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला वर्ड मान लीजिए है माइलो, और फिर आता है मैनिंगो, और फिर आता है सील। यहाँ पर इन तीनों का क्या मीनिंग है? माइलो शब्द का मतलब होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित, यानी कि माइलो शब्द आप कहीं पर भी देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की बात की जा रही है, रीढ़ की हड्डी की बात की जा रही है। और मेनिंगो यानी मेनिंजेस, मेनिंजेस यानी कि आपकी ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाइया मैटर, ये वो 3 लेयर्स हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को घेर कर रखती हैं, कवर करती हैं। कवरिंग्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और फाइनली सील शब्द आता है, इसे आप फ्लूइड फ्लूइड फिल्ड सैक कह सकते हैं। फ्लूइड फिल्ड सैक यानी पानी से भरा हुआ एक थैला, पानी से भरी हुई एक थैली के रूप में आप कह सकते हैं। तो अगर कहीं पर आप माइलोमेनिंगोसील वर्ड देखते हैं तो इसका मतलब है कि इस पर्सन में, इस बच्चे में स्पाइनल कॉर्ड और जो मेनिंजियल लेयर है वो किसी पानी से भरे हुए स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हुई हैं, यानी कि वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। एक डायग्राम के थ्रू इसे देखिएगा, आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये किसी बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया है, ये किसी बच्चे की रीढ़ की हड्डी है, इस तरह से आप इसे मान सकते हैं। अब मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से कनेक्टेड रहती है और जो अंदर मेनिंजेस आदि हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो एबनॉर्मल कंडीशन हम आपको बताना चाह रहे हैं उसमें क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉपर फ्यूजन नहीं हो पाता और इसके कारण यहाँ पर एक थैली नुमा उभार बन जाता है, एक फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाता है, और इस फ्लूइड फिल्ड सैक के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी मौजूद रहती है और इसे कवर करने वाली
3 लेयर्स भी मौजूद रहती हैं। स्पाइनल कॉर्ड भी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी और इन्हें कवर करने वाली मेनिंजियल लेयर भी इस थैली के अंदर रहेंगी और यही कंडीशन जो है मेनिंगोमायोसील के नाम से जानी जाती है। ऐसे बच्चों को जब आप देखेंगे तो डिलीवरी के बाद इनकी रीढ़ की हड्डी वाली हिस्से में, कमर के नीचे वाले हिस्से में एक थैली के जैसे गुब्बारा जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो कि पानी से भरी सिस्ट लाइक होती है, सेल लाइक सब्सटेंस होती है और यही कंडीशन माइलोमेनिंगोसील है। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा, होपफुली अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आराम से दे पाएंगे। अगर किसी बच्चे का एबनॉर्मल कंडीशंस के साथ जन्म हुआ है, जिसके रीढ़ की हड्डी पर एक फूला हुआ बैलून लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, तो इस सिचुएशन में बच्चे को आप क्या केयर देंगे, ये आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहला आपका ऑप्शन आता है कि हम इस बच्चे को रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में प्लेस करेंगे। सबसे पहली बात, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होता क्या है? जब किसी पर्सन को आप हेड साइड अप और लेग साइड डाउन पोजीशन में रखते हैं, यानी सर तो ऊपर है और पैर नीचे की तरफ इस तरह से हैं, तो ये पोजीशन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन कहलाती है। और सिर्फ ट्रेंडलबर्ग पोजीशन की बात की जाए तो इसके अंदर हेड साइड डाउन होता है और लेग साइड जो है वो अप होता है, यानी पेशेंट के पैर तो ऊपर होंगे हल्के से और सर थोड़ा सा नीचे होगा, या सिंपली कहें तो पैरों की तुलना में यदि सर नीचे है तो ये पोजीशन ट्रेंडलबर्ग है। और अगर रिवर्स ट्रेंडलबर्ग की बात की जाए तो इसमें पैर तो ऊपर है, पैर तो नीचे है सॉरी, लेकिन सर ऊपर है। दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। अगर आप क्लाइंट को, बच्चे को इस रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में रखते हैं, तो ऐसा करने से इस बच्चे की जो अपर बॉडी का वेट है वो लोअर बॉडी की तरफ शिफ्ट होगा और लोअर बॉडी पर यदि वेट शिफ्ट होगा तो इसकी रीढ़ की हड्डी पर ये जो पीछे गुब्बारा जैसी स्ट्रक्चर लगी हुई है, माइलोमेनिंगोसील नामक स्ट्रक्चर है, ये फट सकती है। और अगर ये फट गई तो इससे सीधा इंफेक्शन बच्चे के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचेगा, उसके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करेगा और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इंफेक्शन होने के बाद बच्चे की लाइफ बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि ये स्ट्रक्चर फटे, तो हम इसे हटा देते हैं। पहला ऑप्शन हटते ही नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता, तो हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पोजीशन द इन्फेंट इन प्रॉन पोजीशन विद लेग स्लाइटली अबडक्टेड। सबसे पहले तो अबडक्टेड वर्ड क्या होता है? एबडक्टेड वर्ड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्लाइंट है और ये इसकी बॉडी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस मिड लाइन। अगर ये अपने पैरों को इस लाइन की तरफ मूव करता है तो ये कंडीशन, ये मूवमेंट एडक्टेड मूवमेंट कहलाती है। अगर ये पर्सन अपने पैरों को, दोनों पैरों को पास लेकर आता है, बॉडी की मिडलाइन की तरफ लाता है, तो ये मूवमेंट एडक्टेड मूवमेंट कहलाती है। वहीं इसके ऑपोजिट अगर ये पर्सन अपने दोनों पैरों को बॉडी से मिडलाइन से दूर लेकर जाता है, यानी दोनों पैरों को दूर लेकर जाता है एक दूसरे से, तो ये जो मूवमेंट है ये अबडक्टेड मूवमेंट कहलाती है। अब इस बच्चे को आप प्रॉन पोजीशन देते हैं, यानी उल्टा लेटा देते हैं, यानी कि उसका एब्डोमेन एरिया बेड पर होगा और जो बैक पोर्शन है वो ऊपर होगी। ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपने लेग्स को स्लाइटली अबडक्टेड रखा तो इसमें इस पर्सन के अंदर सबलेक्शन हो सकता है। सबलेक्शन का मतलब होता है कि जो बच्चे के जॉइंट हैं वो डिसलोकेट हो सकते हैं। तो बच्चे को जब कभी भी आप प्रॉन पोजीशन में दें, सुलाएं, तो उसकी बॉडी को कंप्लीटली अबडक्टेड रखें, ना कि स्लाइटली। तो ये चीज यहाँ पर गलत हो जाएगी। बच्चे के पैरों को हमें हल्का सा, सॉरी, ज्यादा एबडक्टेड रखना होगा प्रोन पोजीशन में। अगर बच्चा एबडक्टेड स्लाइटली रखा जाएगा तो वो पैरों को हिलाने की कोशिश करेगा और इससे उसके जॉइंट डिसलोकेट हो सकते हैं, सबलक्षण हो सकता है। इससे बचने के लिए हम कंप्लीट एबडक्टेड रखने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है अप्लाई स्टेराइल मॉइस्ट नॉन एडरेंट ड्रेसिंग टू द सैक। हम इस बच्चे की कमर पे जो माइलोमेनिंगोसील स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक स्टेराइल यानी बिल्कुल साफ सुथरी, मॉइस्ट यानी
नॉर्मल सलाइन से भीगी हुई नॉन एडरेंट यानी कि जो स्किन पर चिपके नहीं ड्रेसिंग से कवर कर देंगे। हम इस क्लाइंट पर, इस बच्चे के रीढ़ की हड्डी पर जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है वो फट ना जाए, इस चीज से बचाने के लिए, वो ड्राई ना हो जाए, इस चीज से बचाने के लिए हम उस एरिया को स्टेराइल मॉइस्ट नॉन एडरेंट ड्रेसिंग से कवर करेंगे। और इसका रैशनल भी है कि अगर ये सैक फटता है तो सीधा इन्फेक्शन सीएनएस में जाएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और फिर बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ना पहुंचे बच्चा, इसके लिए हम पहले ही इमीडिएट नर्सिंग केयर के रूप में इस प्रोसेस को, इस इंटरवेंशन को अप्लाई करेंगे। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, treadmill test and stress test are used to detect। अगर किसी क्लाइंट में आप ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं तो बेसिकली इससे आप किस कंडीशन को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। सिंपली कहें तो ट्रेडमिल टेस्ट किस कंडीशन को पता करवाने के लिए किया जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ventricular septal defect, myocardial infarction, none of the above। The right answer is option C, myocardial infarction। किसी क्लाइंट में हार्ट अटैक जैसी कंडीशन तो नहीं, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट करवाया जाता है। आइए इसके बारे में जान लें, इंपॉर्टेंट है। ट्रेडमिल एक्सरसाइज stress test, also known as cardiac stress test और treadmill stress test। देखिएगा यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, ट्रेडमिल एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कह दीजिए, या फिर ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट कह दीजिए, या फिर कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट कह दीजिए। ये तीनों ही एक ही प्रकार के टेस्ट के नाम हैं। इस टेस्ट का इस्तेमाल मोस्टली हम कोरोनरी इस्चीमिया या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जैसी कंडीशन और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अरिथमिया जैसी कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। अ ट्रेडमिल एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट is used to determine the effect of exercise on the heart। Exercise allow doctor to detect abnormal heart rhythms and diagnose the presence or absence of coronary artery disease। This test involve walking in place on treadmill while monitoring the electrical activity of heart। Throughout the test, the speed and incline of the treadmill increases। This result shows how well your heart respond to the stress of different level of exercise। अब इस पूरी बात को सिंपल शब्दों में समझिएगा। ट्रेडमिल एक्सरसाइज टेस्ट को हम किसी भी पेशेंट में हार्ट की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस टेस्ट के दौरान हम पेशेंट को या पर्सन को जो ट्रेडमिल होती है उसके ऊपर चलने और दौड़ने के लिए कहते हैं। आप लोग जिम जाते होंगे, जिम में आपने देखा होगा दौड़ने के लिए एक इक्विपमेंट होता है जिसमें बेल्ट लगा होता है और आप लगातार उस पर दौड़ते हैं, उसे आप ट्रेडमिल कहते हैं। इस ट्रेडमिल पर हम क्लाइंट को धीरे धीरे चलने, फिर थोड़ा तेज दौड़ने और फिर ज्यादा तेज दौड़ने के लिए कहते हैं। इस पूरे टेस्ट के दौरान क्लाइंट के चेस्ट पर अलग अलग लीड्स लगी होती हैं, मॉनिटरिंग डिवाइस लगे होते हैं। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाई जाती है, जो डॉक्टर है वो क्लाइंट की हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर पर देखता रहता है और स्पीड बढ़ाने घटाने पर हार्ट की एक्टिविटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं
इसे रिकॉर्ड करता है और इन सभी फाइंडिंग्स को देखकर फिर ये डिसाइड करता है कि क्लाइंट में एक्सरसाइज के दौरान क्या हार्ट की रिदम बदली, क्या एबनॉर्मल रिदम्स होने लगी, क्या हार्ट के किसी पार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, यानी क्लाइंट को कहीं चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन जैसी कंडीशन तो नहीं हो रही। ये सभी चीजें इस ट्रेडमिल एक्सरसाइज टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई की जाती हैं। सिंपल सी चीज है, पेशेंट को मशीन पर चलने और फिर दौड़ने के लिए कहा जाता है। पेशेंट कितना तेज चल पा रहा है, कितनी तेजी से चलना वो बर्दाश्त कर पा रहा है और इस चलने के दौरान उसके हार्ट की क्या एक्टिविटी है, इसे इस ट्रेडमिल एक्सरसाइज टेस्ट द्वारा नोट किया जाता है। सिंपली टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client whose condition remains stable after a myocardial infarction gradually increases his activity. Which the following condition should the nurse assess to determine whether the activity is appropriate for the client? एक पेशेंट है जिसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ था, हार्ट अटैक आया था। अब उसकी कंडीशन पहले से बेहतर हो रही है। अब उसने चलना फिरना कुछ कुछ एक्टिविटी करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे ये क्लाइंट अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाता है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते समय इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप क्लाइंट को अलर्ट होने को कहेंगे या फिर एक्टिविटी को कम करने के लिए कहेंगे, यानी कि ओवर एक्टिविटी के कारण एमआई के पेशेंट में कौन सी एबनॉर्मल फाइंडिंग देखने को मिल सकती है? ऑप्शन ए कहता है एडिमा, ऑप्शन 2 कहता है साइनोसिस, ऑप्शन 3 कहता है डिस्पनिया, ऑप्शन 4 कहता है इनमें से कोई नहीं। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने पर, हार्ट अटैक आने पर होता क्या है? मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का हार्ट है और इस हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली ये कोरोनरी आर्टरी है। किसी कारणवश इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, रुकावट आ गई, ब्लॉकेज आ गया और इस ऑब्स्ट्रक्शन के आने के कारण अब जो ब्लड है इस हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है और हार्ट तक ब्लड ना पहुंचने के कारण ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट भी यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के अभाव में जो हार्ट की सेल्स हैं यहाँ पर मौजूद, ये डेथ होने लगती हैं। यही कंडीशन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक कहलाता है। अब हार्ट अटैक आने के बाद जब पेशेंट की कंडीशन पहले से बेहतर हो रही है और वो धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना शुरू करता है, तो एक्टिविटी बढ़ाने के दौरान क्लाइंट में किस फाइंडिंग के मिलने पर अलर्ट होने जैसी बात आप इसे कहेंगे, ये आपको सेलेक्ट करना है। देखिएगा, एडिमा जो है इसका मतलब होता है शरीर के किसी भाग में इन्फ्लामेशन को का होना ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन। शरीर के किसी हिस्से में फ्लूइड के कलेक्शन के कारण सूजन आना एडिमा कहलाती है और ये कंडीशन जो है सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, ना कि एमआई से रिलेटेड है, तो हम इस चीज को सही नहीं मानेंगे। इसके बाद ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन है। फाइनली आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, साइनोसिस एंड डिस्पनिया। साइनोसिस शब्द का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। हमारे शरीर में यदि किसी ऑर्गन तक ऑक्सीजन सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही है तो ये ऑर्गन नीला होने लगता है, ब्लूइश कलर का होने लगता है। यही चीज साइनोसिस कहलाती है। क्या ये होता है? या फिर डिस्पनिया होगा, यानी कि डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत आएगी। यस, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पर ऑप्शन 3 को हम सही मानेंगे। जैसे ही क्लाइंट कोई एक्टिविटी ओवर एक्टिविटी करता है तो ओवर एक्टिविटी के कारण क्लाइंट के अंदर
सांस लेने में दिक्कत जैसी फाइंडिंग देखने को मिलेगी, डिस्पनिया देखने को मिलेगी। और इसी कारण से हम एमआई के पेशेंट को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे करने के लिए कहते हैं। और जैसे ही क्लाइंट में एक्टिविटी को इंक्रीज करने से चेस्ट पेन हो, डिस्पनिया हो, डिस्कम्फर्ट हो, तो तुरंत उसे हम कहेंगे कि वो रिलैक्स हो जाए, जमीन पर बैठ जाए, गहरी गहरी सांसें ले और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करे, ओवर एक्सर्शन नहीं करे। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। साइनोसिस के बारे में बात की जाए तो साइनोसिस जो है बेसिकली हमारे शरीर में आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बताता है। अगर किसी क्लाइंट में साइनोसिस डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस क्लाइंट की बॉडी में रेड ब्लड कार्पसल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं है, या फिर उनमें कोई एबनॉर्मलिटी हो चुकी है जिसके कारण वो ब्लड को प्रॉपरली उस ऑर्गन तक नहीं पहुंचा पा रही है। सो इट इज wrong option for this situation. Next question. A feeding problem among infant. 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादातर होने वाली फीडिंग प्रॉब्लम कौन सी है, ये आपको बताना है। चॉकिंग, हिकअप्स, एस्पायरेशन, रीगर्गिटेशन। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। रीगर्जिटेशन का मतलब होता है, मान लीजिए बच्चे ने ब्रेस्ट फीडिंग की, अब ये ब्रेस्ट मिल्क जो है बच्चे के स्टमक में पहुंच चुका है। अब स्टमक से वापस इस ब्रेस्ट मिल्क का वापस माउथ के अंदर आ जाना रीगर्जिटेशन कहलाता है। मान लीजिए ये किसी इन्फेंट का, न्यूबॉर्न बेबी का जीआईटी है। बच्चे ने फीडिंग किया, ब्रेस्ट फीडिंग किया। अब ये जो ब्रेस्ट मिल्क है यहाँ से चला और बच्चे के स्टमक में आकर इकट्ठा हो गया, बिकॉज स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन दैट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्वेयर ऑफ फूड। तो अब ये बच्चे के स्टमक में खाना, मिल्क पहुंच चुका है, लेकिन अचानक एक रिफ्लेक्स होता है जिसके कारण ये फूड यहाँ से निकल कर ऊपर की तरफ वापस माउथ में आ जाता है। तो फूड की ये जो बैकवर्ड मूवमेंट है इसे ही हम रीगर्जिटेशन के नाम से जानते हैं। खाने का, फूड का स्टमक से वापस माउथ की तरफ मूव करना रीगर्जिटेशन कहलाता है, और ये इन्फेंट में होने वाली एक इंपॉर्टेंट फीडिंग प्रॉब्लम के रूप में भी जानी जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड that the client's medication be administered intrathecally. The nurse is aware that medication will be administered by which route? डॉक्टर ने किसी पेशेंट में कोई मेडिसिन इंट्राथिकली देने के लिए कहा है। अब ये जो इंट्राथिकल रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, वो एग्जैक्टली क्या है, कहाँ से है, ये आपको बताना है। क्या ये आईवी रूट है, इंट्रावीनस है, क्या ये रेक्टल रूट है, क्या ये इंट्रामस्कुलर रूट है, या फिर ये सीएसएफ रूट है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से रूट है। यस, एग्जैक्टली, काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। इंट्राथिकल रूट का मतलब होता है जब भी हम कोई मेडिसिन स्पाइनल कैनाल में दें या सब एरेक्नोइड स्पेस में दें तो ये इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन रूट कहलाता है। नोट कर लीजिए अगर आप चाहें तो, काफी बेसिक चीज है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इंपॉर्टेंट भी है। इंट्राथिकल रूट, इंट्राथिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्राथिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
इसके बारे में लिखिएगा इंजेक्शन इनटू स्पाइनल कैनाल, इंजेक्शन इनटू स्पाइनल कैनाल, यानी कि आपके रीढ़ की हड्डी वाले एरिया के अंदर इंजेक्शन या मेडिसिन लगाई जाती है, या फिर आप इसे सब एरेक्नॉइड स्पेस भी कह सकते हैं, और सब एरेक्नॉइड स्पेस, यानी कि ऐसी कोई इंजेक्शन जिसे आप स्पाइनल कैनाल या सब एरेक्नॉइड स्पेस में लगाते हैं तो वो इंट्राथिकल रूट कहलाता है। यहाँ से जब भी आप इंजेक्शन देंगे वो सीधा आपके सीएसएफ में पहुंचेगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में पहुंचेगा, क्योंकि हमारे जो एरेक्नॉइड और पाइयामेटर है इसके बीच वाला स्पेस सब एरेक्नॉइड स्पेस कहलाता है। यहाँ पर सीएसएफ फ्लूइड पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करी जाए कि कौन कौन सी मेडिसिन इस रूट से अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो आप इसमें नोट करिएगा स्पाइनल एनेस्थीसिया यहाँ से दिया जा सकता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया इस रूट से दिया जा सकता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी की कुछ मेडिसिन यहाँ से दी जा सकती हैं, कीमोथेरेपी यहाँ से दी जा सकती है। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन यहाँ से दी जा सकती हैं। पेन मैनेजमेंट ड्रग यहाँ से दी जा सकती हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी? किसे हम फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं? चरक, धन्वंतरी, सुश्रुता, हिप्पोक्रेट्स। The right answer is ऑप्शन सी, इट इज सुश्रुता। सुश्रुता को हम फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं। हिप्पोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। चरक को हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से जानते हैं, और धन्वंतरी को हम फादर ऑफ आयुर्वेदा के नाम से जानते हैं। इन्हें लॉर्ड महाविष्णु का अवतार माना जाता था और इन्हें ही हम फादर ऑफ आयुर्वेदा के रूप में जानते हैं, धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूबॉर्न बेबी स्किन कवर्ड विथ व्हाइट स्टिकी मटेरियल विच इज नोन एज। जन्म के तुरंत बाद बच्चे की स्किन पर एक सफेद कलर का चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, इसे आप किस नाम से जानते हैं? मंगोलियन स्पॉट, लैन्यूगो, मीलिया, या फिर वर्निक्स। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम बिग स्टार देंगे। यस, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वर्निक्स इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली कहा जाए तो ये वर्निक्स कैसियोसा के नाम से भी जाना जाता है। आइए, ये चारों ही टर्म्स प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में क्विकली जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्निक्स कैसियोसा की। वर्निक्स, या इसे हम वर्निक्स कैसियोसा के नाम से जानते हैं। वर्निक्स कैसियोसा ये एक वैक्सी चीज लाइक व्हाइट सब्सटेंस है
जो कि न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन पर पाया जाता है। बेसिकली इसका काम है बच्चों को प्रोटेक्ट करना। चीज लाइक वाइट स्टिकी मटेरियल ऑन स्किन। स्किन पर सफेद कलर का चिपचिपा चीज लाइक पदार्थ वर्निक्स कैसियोसा कहलाता है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी में जन्म के बाद देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं मंगोलियन स्पॉट्स की। ये क्या होते हैं? मंगोलियन स्पॉट्स आर द कंजेनाइटल बर्थ मार्क्स। कंजेनाइटल बर्थ मार्क यानी कि बच्चे के शरीर पर बैक एरिया में जन्म के समय एक निशान मौजूद होता है। इसे हम मंगोलियन स्पॉट के नाम से जानते हैं। जनरली इसकी लोकेशन लंबोसैक्रल एरिया में होती है, यानी कमर में नीचे की तरफ होती है। और ये जो स्पॉट है ब्लूइश ग्रीन कलर या ब्लैक कलर का हो सकता है, ओवल या ट्रायंगुलर शेप का हो सकता है। इसके अलावा इस स्पोर्ट के होने से बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। ये उम्र बढ़ने के साथ 1 से 2 साल की उम्र होने तक अपने आप ठीक हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। मंगोलियन स्पोर्ट इज अ कंजेनाइटल बर्थ मार्क। इसे नोट कर लिया आपने, लिख लीजिए इसे। साइट लंबोसैक्रल एरिया, लंबो सैक्रल एरिया। कलर लिख लीजिए इसका, ब्लूइश ग्रीन और ब्लैक हो सकता है। ये डिसअपियर ऑटोमेटिकली एट 1 to 2 years एज। 1 से 2 साल की उम्र में ये अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप गायब हो जाता है। इसके बाद थर्ड टर्म आती है लेन्यूगो। लेन्यूगो क्या है? लेन्यूगो सॉफ्ट हेयर्स हैं जो कि बच्चे की शरीर पर पाए जाते हैं जब वो वुम्ब में होता है, यूट्रस में होता है। ये बच्चे को वार्म रखने में मदद करते हैं। नोट करिएगा, लेन्यूगो आर द फाइन सॉफ्ट हेयर्स, फाइन सॉफ्ट हेयर ऑन baby's skin when he or she is in womb। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, वुम्ब में होता है, तो उसमें टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, बॉडी को वार्म रखने के लिए कुछ हेयर्स पाए जाते हैं। इसे हम लेन्यूगो के नाम से जानते हैं। और बच्चे की जब डिलीवरी की टाइम आती है तो ये जो लेन्यूगो हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। लास्ट आपकी टर्म बचती है मीलिया। मीलिया क्या है? स्किन के ऊपर एक सफेद कलर की पानी से भरी हुई स्ट्रक्चर सिस्ट मीलिया कहलाती है। इट इज अ स्मॉल white बम्स। बम्स का मतलब आप सिस्ट लिख लीजिएगा, इजी रहेगा आप इसके याद रखने के लिए। सिस्ट का मतलब होता है कि हमारे शरीर पर कोई भी ऐसी थैली जैसी स्ट्रक्चर बन जाए जिसमें पानी भरा हो, तो ये सिस्ट कहलाता है। सिस्ट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स फ्लूइड। सिस्ट एक पानी से भरी संरचना है जिसमें, जो कि एक एबनॉर्मलिटी को शो करती है। स्मॉल व्हाइट बम और cyst अपॉन स्किन, दिस इज कॉल्ड मीलिया। इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये मीलिया काफी इंपॉर्टेंट है। इसका इमेज जरूर देख लीजिएगा आप। तो चारों चीजें क्लियर है।
मंगोलियन स्पोर्ट क्या है? न्यूबॉर्न बेबी के कमर पर जन्म के बाद एक बर्थ मार्क देखने को मिलता है, एक निशान देखने को मिलता है जो कि ब्लूइश ग्रीन या ब्लैक हो सकता है, और ये 2 साल की उम्र आते-आते अपने आप गायब हो जाता है। लेन्यूगो क्या है? ये छोटे पतले मुलायम बाल होते हैं जो बच्चे के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन करवाते हैं। मीलिया क्या है? सिस्ट है स्किन पर पाई जाने वाली। वर्निक्स कैसियोसा क्या है? ये सफेद चिपचिपा पदार्थ है जो कि बच्चे की स्किन पर पाया जाता है और बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।